आज जितने मैंने पाठ लिखे हैं उन्हीं की दोहराई करेंगे। पहला है दुख का अधिकार, तुम कब जाओगे अतिथि, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा और धर्म की आड़। ये पाठ है हमारे जो सिलेबस में है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उन्हें ही दोबारा दोहराया जाएगा। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दुख का अधिकार। सबसे पहला, सबसे आसान पाठ है हमारे पाठ्यक्रम का, दुख का अधिकार। यानी ये एक छोटी सी कहानी है, एक कथा है जो हमें सिखाती है कि आगे 10वीं में जाके जब हम लघु कथा करेंगे तो एक छोटी कहानी कैसे लिखते हैं। एक छोटी सी कहानी है, इन शॉर्ट इसमें सिर्फ इतना ही है कि एक लड़का है, भगवाना उसका नाम है, उसकी बूढ़ी माँ है, दोनों बड़े थोड़ी सी जमीन है उनके पास, 1.5 बीघा जमीन है जिसमें वो गुजारा करते हैं। खरबूजे लगाता है, खरबूजे वहां से तोड़ता है, जाके मार्केट में बेच देता है, बाजार में बेच देता है और उसके घर का गुजारा चलता है। घर में कौन कौन है, बुढ़िया माँ है, खुद है वो, उसकी पत्नी है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। गुजारा बड़े अच्छे से होता है। एक दिन क्या करता है, भगवाना जाता है खरबूजे तोड़ने। वहां खरबूजों की तराई में, यानी पानी जहां डिपॉजिट होता है, वहां तराई में कहीं सांप लेटा हुआ था। सांप के ऊपर जैसे ही भगवाना का पैर आता है, सांप उसे डस लेता है। अब एकमात्र बुढ़िया का इकलौता, इकलौता, ईक, छोटी ईक लक औता, इकलौता बेटा मारा गया। अब जिस बुढ़िया का इकलौता बेटा मारा गया, उसके लिए तो संसार में कुछ भी नहीं बचा। घर में, मतलब जिस समय सांप उसे डसता है तो जितना कुछ घर में था, जो थोड़ा बहुत पैसा, जो थोड़ा बहुत खाने पीने का, वो झाड़ फूंक में चला गया। यानी गरीब लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय झाड़ फूंक, ओझा बुलाना, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो जो घर में थोड़ा बहुत था वो बेटे को बचाने के उपाय करने में चला गया। अब उसके पास घर में कुछ भी नहीं है, ना तो बेटा और ना ही कुछ और खाने पीने को। कहा जाता है कि जिंदा इंसान तो नंगा भी रह सकता है, लेकिन जब मृतक को मृतक घाट में पहुंचाना होता है तो उसके लिए कफन की जरूरत होती है। जो थोड़ा बहुत बचा था वो कफन खरीदने में चला गया। अब जब वो बेटे को फूंक दिया, अब घर में ना खाने को है ना पीने को है, लेकिन इंसान 4 जिंदा हैं। 4 इंसान, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके 2 बच्चे, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, बूढ़ी माँ तो अपनी भूख पर काबू कर भी सकती है, और भगवाना की पत्नी बीमार है। इतनी दयनीय दिशा घर में हो गई कि बूढ़ी माँ को कुछ समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, बेटे द्वारा चुने हुए खरबूजे ही उठाए और मार्केट में बेचने निकल गई। अब बाजार में जब वो बेचने निकली तो उस समय आसपास बैठे लोग उसकी बातें कर रहे हैं। अब क्या बातें कर रहे हैं, देखो इस बुढ़िया को कोई शर्म नहीं है, कल इसका बेटा मरा है और आज इसको बेचने की पड़ी है। इन गरीबों को तो पैसे के आगे कुछ नहीं सूझता, इनके लिए तो खसम, लुगाई, बेटा, सब कुछ पैसा ही है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन जिस बेचारी माँ का बेटा गया है, उसका दुख कोई नहीं समझ सकता। अब लेखक वहां से निकलता है, वो क्या देखता है कि बुढ़िया टांगों में सिर दबाए जोर जोर से फफक फफक कर रो रही। अब वो वहां से निकलता हुआ, उसका मन करता है कि इस बुढ़िया के दुख को पूछा जाए कि क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रही हैं। लेकिन लेखक ऐसी ड्रेस में है, ऐसी वेशभूषा में है, यानी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं कि फुटपाथ पर बैठी हुई एक बुढ़िया के पास बैठ भी नहीं सकता। हमारी पोशाक, हमारा स्टेटस है, जो हम पहनते हैं वो हमारा मतलब दर्जा तय करती है समाज में कि हम किस दर्जे के हैं। यानी हमने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो हम किसी गरीब के साथ बैठना भी अच्छा नहीं समझते। पूछने पर जब उसे पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब लेखक को उस बुढ़िया को देख के, जिस बुढ़िया का एक दिन पहले बेटा मरा है और आज वो खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आई हुई है, उसको देख के एक संभ्रांत महिला की याद आती है, एक ऐसी वेल ऑफ फैमिली की महिला की याद आती है जिसका बेटा इसी तरह जवानी में चला गया था। लेकिन उस महिला को हर आधे आधे घंटे बाद मूर्छा आती थी, बेहोश हो जाती थी, गश खा के गिर जाती थी, और उसके सराहने एक डॉक्टर हमेशा के लिए बैठा हुआ था जो उसका साथ साथ इलाज कर रहा था। अब लेखक ने कंपेयर किया है, लेखक ने तुलना की है इन दोनों लेडीज में। एक है संभ्रांत महिला, एक है ये बूढ़ी औरत।
दोनों का दुख बराबर है। जिसका बेटा गया उसका संसार उजड़ गया, उसके लिए कुछ भी नहीं बचा इस दुनिया में, जिसका एकमात्र बेटा चला गया। अब दोनों में तुलना कर रहा है, एक के पास डॉक्टर बैठा है हर समय इलाज करने के लिए कि हाँ जी इसका मतलब इसे बहुत दुख है, इसे बार बार मूर्छा आ रही है, और एक है बेचारी जो सड़क के किनारे आकर खरबूजे बेच रही है। ऑन द होल अंत में लेखक यही कंक्लूड करता है, हमें यही बताता है कि दुख मनाने का, गम करने का के लिए भी सहूलियत चाहिए, एक दर्जा चाहिए। यानी गरीब को तो दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। दिस इज द होल चैप्टर। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में मेन 3 चीजें बताई गई हैं, ऊपर आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक तो पोशाक द्वारा हमारा स्तर तय होता है, हम जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसी पोशाक पहनते हैं, वैसे उससे हमारा स्तर तय होता है। स्तर आधा स्तर तय होता है। ठीक है, दूसरा, लोग कैसे कैसे गरीबों पर अत्याचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं गरीबों के साथ। और तीसरा उसने बताया है बुढ़िया माँ की समस्या, कि बूढ़ी माँ कैसे इतनी समस्या में है फिर भी खरबूजे बेचने चली आई। और अंत में लेखक ने तुलना की है कि पुत्र वियोगिनी माताओं की तुलना कर रहा है दो की, कि उसके मन में विचार आया कि शोक करने और दुख मनाने के लिए भी सुविधा और अधिकार दोनों होने चाहिए। दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ योर लेसन, इट इज रिटन ओवर देयर। आखिरी लाइन है आपके पाठ की, उसमें लिखा हुआ है कि शोक करने और दुख मनाने के लिए भी सुविधा चाहिए और अधिकार होना चाहिए। क्लियर? दिस वॉज द होल लेसन, यही हमारा पाठ था। इसी में से कोई भी प्रश्न बनकर आ सकता है, छोटे छोटे प्रश्न। जब हमें कहानी आती है तो हम प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, अगला लेसन है हमारा, तुम कब जाओगे अतिथि। ये भी एक छोटा सा पाठ है, बड़ा सरल और सिंपल सा पाठ है एक तरह का। इसमें इस पाठ में बेटे लेखक ने शब्दों में उलझाकर हमें समझाया है कि किस प्रकार हम अगर किसी दूसरे के घर में रहने चले जाते हैं तो दूसरे का जीवन हम किस तरह दुखमय कर देते हैं, दूसरे के जीवन में किस प्रकार हमारा हस्तक्षेप हो जाता है, किस प्रकार हम दूसरे की जेब को काटने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में बेटे उसने लेखक ने बताया है कि लेखक के घर में उसका दोस्त आया। ध्यान से सुनिए, लेखक के घर में उसका एक दोस्त आया। और हम भारतीय अतिथि को देवता मानते हैं, है ना, अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति में याद रखी जाती है बात। ठीक है, जब अतिथि के घर में लेखक के घर में उसका दोस्त अतिथि बन के आया तो दोस्त और उसकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। अब स्वागत के लिए हम क्या करते हैं, किसी के स्वागत के लिए हम जो रात का खाना बना हुआ होता है उसे डिनर की वो उपमा देना चाहते हैं। यानी साधारण खाना हुआ, दाल के साथ रोटी खा ली आपने, लेकिन डिनर का मतलब हमने तरह तरह की चीजें बीच में सजा दी, दही भी ले आए, चटनी भी ले आए, एक सब्जी हो गई, दाल हो गई, यानी उसे ढंग से परोसा गया, अच्छे बर्तनों में परोसा गया, साथ में स्वीट डिश भी लाए गए, है ना, मीठा भी परोसा गया, तो वो ढंग से डिनर हो गया। खाना और डिनर, इसीलिए उसने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि रात के खाने को डिनर की उपमा दी गई, फिर सुबह नाश्ता करवाया गया, फिर दोपहर के खाने को भी लंच की गरिमा दी गई, है ना, तब भी ध्यान रखा गया और सोचा कि बस एक दिन रहेगा और मित्र चला जाएगा और कितने दिन रहेगा, लेकिन फिर भी रहे तो शाम को उन्हें पिक्चर भी दिखा दी गई, है ना, हंस हंस के बातें हुई, दोस्त बचपन की, यारी दोस्ती की, अपने बच्चों की, पॉलिटिक्स की, राजनीति की बातें हुई, पुराने दोस्तों की बातें हुई, पुरानी गर्लफ्रेंड्स की बातें हुई, यानी सारे विषय उन्होंने उसमें कवर कर लिए, सब कुछ कर लिया। अतिथि अब भी उनके घर में बैठा है। ठीक है, तो तीसरे दिन
जब अतिथि नहीं गया तो उनकी आंखें और बड़ी होने लगी। यानी उसकी पत्नी, लेखक की पत्नी उससे बड़ी बड़ी आंखें करके पूछती है, ये कितने दिन और रहने वाला है? तो कहता है, लेखक कहता है, जब मेरी पत्नी की आंखें बड़ी होती हैं तो मेरी आंखें छोटी हो जाती हैं, मेरा दिल भी छोटा हो जाता है, मैं अंदर से डर जाता हूँ कि पता नहीं ये क्या कहने वाली है। ठीक है, और उसकी पत्नी कह भी ठीक रही थी। लेखक ने यहाँ ये भी बताया है कि जब मेहमान हमारे घर में आता है ना, तो जो हमने साप्ताहिक योजना बनाई हुई होती है कि हम इतना खर्चा करेंगे, इतना सामान लाएंगे, इतना, हर एक के घर का अपना अपना एक तरीका होता है। तो कहता है, मेरा बटुआ अंदर ही अंदर कांप गया। मतलब बटुआ अंदर ही अंदर कांप गया। इंसान को खुद पता होता है मेरे पास कितना पैसा है, मुझे कैसे खर्च करना है, लेकिन जब अनवांटेड मेहमान आ जाए तो हमें अपनी जेब खोलनी पड़ती है, खर्चा फालतू करना पड़ता है। हम वो भी हंस के कर देते हैं अगर एक आधे दिन का काम हो तो। हम चाहते हैं मेहमान आए, हमारी मेहमान नवाजी की अच्छी सी छाप ले और अगले दिन गाड़ी पकड़कर या जिस तरीके से जाना चाहता है चला जाए। लेकिन अगर मेहमान हमारे घर में टिक कर बैठ जाता है तो हमें भी बुरा लगता है। ठीक है, हमें भी बुरा लगता है। अब जब चौथा दिन आ गया, पांचवा दिन आ गया, लेखक कह रहा है कि चद्दर झाड़ी जा चुकी है, तुम्हारी चद्दर बदली जा चुकी है, धोबी को कपड़े जा चुके हैं। अब पांचवें दिन जब मेहमान कह रहा है कि धोबी को कपड़े देने हैं, तो लेखक का दिल बैठ गया। उसे लगा कि अभी भी ये तो टिकने वाला है। अब लेखक के मन में आया कि एक शब्द गेट आउट भी होता है जो बोला जा सकता है। तो वो कह रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? माना अतिथि देवता होता है, पर लेखक कहता है, मैं तो इंसान हूं, देवता और इंसान इकट्ठे नहीं रहते। देवता सिर्फ दर्शन देने आते हैं और चले जाते हैं, उसी में उनकी गरिमा होती है। अब देवता इंसानों के साथ रहना शुरू कर दे तो गुजारा नहीं होगा, है ना। तो अंत में लेखक कहता है, एक शब्द गेट आउट भी होता है, वो भी बोला जा सकता है। मैं तो चाहता था कि तुम दूसरे ही दिन बिस्तर गोल करते और आपको हम छोड़ने जाते और हम बार बार कहते ना जाओ, एक दिन और रुक जाओ, और आप कहते नहीं रुक नहीं सकते। अक्सर ऐसा ही होता है, पर तुम तो ऐसे हो नहीं, है ना। उसने कहा कि जो भी बातें थी सारी खत्म हो चुकी हैं हमारे बीच में, अब 2 दिन से तुम भी चुप बैठे हो, मैं भी चुप बैठा हूं, है ना। और तरीके, मतलब जो कैलेंडर लगा हुआ है उस पे तरीके उलट उलट के तुम्हें बता रही हैं कि 5 दिन हो गए तुम्हें बैठे हुए, जाओ अपने घर। लेकिन अतिथि है कि जाने का नाम नहीं ले रहा। दिस इज द होल लेसन, है ना। और बहुत अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, बहुत अच्छा लिखा गया है। पाठ पढ़ते हुए हमें आनंद भी आता है और हमें सीख भी देता है पाठ, कि अपने घर को स्वीट होम कहा जाता है। अपने घर को होम स्वीट होम इसलिए कहा जाता है ताकि हम किसी के घर की स्वीटनेस को काटने ना जाएं। क्योंकि बिना खर्चे के, बिना पैसे के किसी के घर में रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम कहते हैं कि अपने घर को होम स्वीट होम इसीलिए कहा जाता है ताकि हम किसी और के घर की स्वीटनेस को, जब हम किसी का फालतू खर्चा करवा देंगे तो उसकी स्वीटनेस तो खत्म हो गई, उसके घर में तो कड़वाहट हो गई ना। इसीलिए उसने कहा कि होम स्वीट होम कहा जाता है ताकि इंसान अपने घर में रहे, स्वीटली रहे, किसी दूसरे घर की स्वीटनेस को, किसी दूसरे घर की मिठास को खत्म ना करे। ये था दूसरा लेसन, तुम कब जाओगे अतिथि। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड लेसन, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ठीक है, ये लेसन बेटे लिखा हुआ है बेचेंद्री पाल का, अपना लिखा हुआ है, ऑटोबायोग्राफी है उसकी, अपना लिखा हुआ पाठ है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। बेचेंद्री कहती है, जब मैं पहली बार एवरेस्ट पे गई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैं उसका वर्णन, यानी ये पूरी बुक लिखी हुई है उन्होंने, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है बीच में से, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ठीक है, अब इसमें लेखिका, यहाँ लेखक नहीं है ना, लेखिका है बेचेंद्री पाल। इसमें लेखिका ने कहा है कि जब उसने एवरेस्ट की ओर पहली बार देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारी नदियां पहाड़ों से नीचे की ओर आती हैं, इसलिए उसने नीचे की ओर आती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं, इसलिए लेखिका ने एवरेस्ट शिखर को सागर माथा कहा। सागर का माथा मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, रिवर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम,
है ना, माउंटेन एरिया और नीचे सागर में मिलती हैं। सागर को पैर कह दिया और माउंटेनियस एरिया को कह दिया उन्होंने माथा, इसलिए सागर माथा। बचेंद्री पाल को सागर माथा नाम बहुत अच्छा लगा। अब वो नीचे खड़ी ऊपर देख रही है, चोटी पे देख रही है, तो उसने क्या देखा, एक बर्फ का झंडा बना हुआ है। ऊपर चोटी पे बर्फ का एक झंडा बना हुआ है, यानी एवरेस्ट की चोटी पे देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लंबा सा झंडा बना हुआ है। पूछने पर पता चला कि ये झंडा नहीं है, ये उड़ती हुई बर्फ है। ये उड़ती हुई बर्फ है जो पता नहीं कितनी रफ्तार से चल रही है। ये बर्फ का झंडा है जो काफी रफ्तार से बहती हुई पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर से अधिक की तेज गति से हवाएं चलती हैं, तो सूखी बर्फ के उड़ने पर ये फूल सा बन जाता है। 150 किलोमीटर की गति से, पर आर होता है ना, इतनी फास्ट तूफान, यानी ये ऊपर सूखी हुई बर्फ का तूफान है जो लगातार बर्फ उड़ रही है और हमें नीचे से एक झंडा सा बना नजर आ रहा है। अब यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्वत के शिखर पर पहुंचना, एक तो बेटे बर्फ, एक तूफान की तरह उड़ती हुई बर्फ हमारी आंखों में पड़े, बर्फ एक सर्दी बहुत होती है। हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ना कितना 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 खतरनाक और कितना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि एवरेस्ट पर चढ़ने पे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, एक लेमैन, हम जैसा आप जैसा व्यक्ति सोचता है कि हिमालय पर चढ़ें तो किन किन मुसीबतों का, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जितना हम हाइट पे जाते हैं ना, एयर प्रेशर होने से हमारे कान बंद हो जाते हैं, है ना, हमारे दिमाग पे वो जोर सा पड़ना शुरू हो जाता है। जितना हम ऊपर जाते जाते हैं उतनी ऑक्सीजन की भी बॉडी में कमी होती जाती है, यानी ऊपर जाने वालों को अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाना होता है ताकि वो वहां जाके वो सांस अच्छे से ले सकें। ठीक है, और ऑक्सीजन सिलेंडर का भार काफी होगा, उठा के लेके जाना। अब वहां पे हमारे लिए कोई रसोइयां नहीं बनी हुई, हमें अपना खाना पीना, अपने को गर्म रखने का साधन भी साथ में लेके जाना पड़ता है। पहली समस्या तो ये हो गई। अब दूसरी समस्या ये हो गई बच्चे कि बर्फ, जब चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई होती है तो व्हाइट कलर को देख के आपको नजर आना बंद हो जाता है। व्हाइट कलर पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो दृष्टि शून्यता हो जाती है, यानी हमें सफेद कलर में नजर आना बंद हो जाता है। ठीक है, फिर ऊपर से वहां पे ग्लेशियर्स हैं। अब ग्लेशियर्स क्या हैं? ग्लेशियर्स है बेटे, नीचे बहुत तेजी से नदी बह रही है लेकिन ऊपर लगता है बर्फ है। अब नीचे से तेजी से नदी बह रही है, पानी गर्म हो रहा है, तो वो बर्फ जो ऊपर जमी हुई है कभी भी स्लिप कर सकती है, कभी भी टूट सकती है, कभी भी मूव कर सकती है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। हमें लगता है कि वहां पे जमीन है लेकिन नीचे पानी बह रहा होता है, जरा सा आपका पैर इधर उधर गया नहीं कि आप पानी में गए, और ऊपर से पानी का बहाव इतना तेज होता है कि व्यक्ति कौन सा किधर को जाएगा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, खाइयां हैं, अब खाई में गिर के तो इंसान की आवाज भी ना सुनाई दे, इतनी गहरी गहरी खाइयां हैं। हिम विदर बन जाते हैं। हिम विदर क्या होता है बेटा कि बर्फ की चट्टानें बनी हुई हैं, एकदम से बीच में से लैंडस्लाइड हो गई और बीच में खाई बन गई। अब कहाँ से बर्फ खिसक जाएगी, क्या होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ये सारी समस्याएं लेखिका ने हमें पहले ही बताई जो पहाड़ी में चढ़ते हुए। अच्छा हाँ, और चीजें, अब सिर्फ खाने का सामान, ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं, उन्हें बहुत सी रस्सियां, सीढ़ियां लेकर चढ़ना पड़ता है क्योंकि एक चट्टान से दूसरी चट्टान पे पुल बनाना पड़ता है, अपने आप को रस्सी से बांधना पड़ता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है, यानी एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें पूरी टीम सहायक होती है। अब लेखिका को जब नीचे से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल नौसिखिया हूँ, यानी मुझे कुछ नहीं आता। तो वहां पे उसे कौन मिला नीचे? उन्हें नीचे से पूछने पर उन्होंने कहा मैं तो नौसिखिया हूँ,
लेकिन उन्हें कहा गया कि आप तो पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, आप तो पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, आपका तो पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही उसमें शिखर पर पहुंच जाना जायज लगता है। यहाँ पे उन्हें मिला हाँ जी, यहाँ पे उन्हें शेरपा कुली बर्फ से 10 किलोमीटर लंबा आकर्षित थी, कठिनतम चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लाहौर से बर्फ की चट्टान। ओके, उन्होंने कहा कि तुम तो पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहली ही बारी में ऊपर पहुंच जाना है, तुम तो कोई दूसरा अटेम्प्ट लोगी ही नहीं। ठीक है, लेखिका ने कहा नहीं, मैं तो नौसिखिया हूँ, मैं तो कभी पर्वतों के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। अब ये अपनी टीम के साथ बेस कैंप बना, फिर आगे कैंप बना। अब ये टीम क्या कार्य करती है, टीम उन्हें आगे आगे जाकर रास्ता खोलती है। पहले टीम के कुली जाते हैं, वो आगे जाकर ऊपर जाकर वहां तक का रास्ता दिखाते हैं और थोड़ा थोड़ा निशान लगाते हैं कि इस रास्ते से चलना है। लेकिन उन्होंने नीचे आकर बताया कि ऊपर मौसम इतना खराब है कि जो निशान लगाए हैं वो निशान भी मिट सकते हैं, कोई पता नहीं कब वो रास्ता मिट जाए, कब वो निशानदेही मिट जाए। ठीक है, तो लेखिका फिर भी हिम्मत से चढ़ी, हिम्मत से चढ़ते चढ़ते वो काफी ऊपर पहुंच गई। ऊपर जाकर उन्होंने की मीनू मेहता, 2-3 नाम आए हैं, अंग दोरजी की, मीनू मेहता, मीनू, डॉक्टर मीनू, ठीक है, ये नाम आए हैं। बीच में एक इंसिडेंट लेखिका ने ये भी बताया है कि एक दिन क्या हुआ, वो अपने टेंट में आराम कर रही थी, ऊपर से एक बर्फ की चट्टान फिसलती हुई आई, जैसे बहुत तेजी से कोई रेलगाड़ी आ रही हो। ठीक है, बहुत तेजी से, लाहौर की बात है, बहुत तेजी से रेलगाड़ी आ रही हो, उस रेलगाड़ी ने जैसे सब कुछ तहस नहस कर दिया, और लेखिका तो जैसे बर्फ की कब्र में छिप गई। लेखिका तो जैसे बर्फ के अंदर दब गई। अब वहां पे शेरपा कुली उपनेता प्रेमचंद अगर स्विस छुरी से लेखिका को उसकी बर्फ की कब्र से ना निकालते तो शायद लेखिका कहती है मेरा नाम निशान भी नहीं होता। ठीक है, उपनेता प्रेमचंद ने स्विस छुरी की मदद से बर्फ को खोद के निकाला और उन्हें बचाया। ठीक है, अब उसने देखा, लेखिका ने देखा हर रोज कोई ना कोई बर्फ का शिकार होता है, कोई ना कोई व्यक्ति मारा जाता है, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इस एवरेस्ट शिखर के टॉप तक पहुंचने के अभियान में मृत्यु को सहज भाव से लेना होता है। अर्थात कब कौन मर जाए, कौन जिंदा रह जाए, ये प्रोग्राम पूरा होगा या नहीं होगा, इसे बड़ा कैजुअली, बड़ा सहज भाव से लेना होता है। ठीक है, कोई भी बेटे हम टारगेटेड एरिया अचीव करते हैं, कुछ भी टारगेटेड होते हैं, हम कुछ टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो हमें अपना जीवन दांव पे लगाना ही पड़ता है। कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, उसमें जोखिम तो भरे ही होते हैं। ठीक है, ये सब हुआ। उसके बाद लेखिका अंत में ऊपर पहुंची। ठीक है, कर्नल खुल्लर ने और तेनजिंग ने, पहले वो तेनजिंग मिले थे उनसे, तेनजिंग हिलेरी, जिन्होंने कहा कि तुम पहली बार ही पहुंच जाओगी ऊपर, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम तो पक्की पर्वतीय लगती हो। लास्ट में उन्हें कर्नल खुल्लर मिले। अब वो जब ऊपर गई बेटे, उसने कहा कि मेरे साथ जो अंग दोरजी जाने वाला था टॉप पे, उसको, वो बिना ऑक्सीजन के जाता था, उसे कुछ समस्या थी, इसलिए वो बिना ऑक्सीजन के ऊपर जाता था। ठीक है, तो वो बिना ऑक्सीजन के ऊपर जाता है। तो बेटे वो, उसने सुबह उसके साथ जाना स्वीकार किया। क्या हुआ, पहले ही अटेम्प्ट में वो टॉप पे पहुंच गई। टॉप पे पहुंचने के बाद लेखिका ने क्या किया, वहां एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता था, वहां खड़ी हुई, जमीन को चूमा, जो अपने साथ ले गई थी हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा, उसने उसको पढ़ा,
भगवान को याद किया, अपने माँ बाप को याद किया और वो वहीं दफना दिए, यानी वहीं उसमें बर्फ में दबा दिए और वहां अपने देश का झंडा लहराया। ठीक है, तो जब वो अंत में कर्नल खुल्लर से मिली तो उन्होंने कहा कि अब तुम जिस संसार में जाओगी, जिस संसार से तुम आई थी और अब जिस संसार में जाओगी, वह संसार बिल्कुल अलग होगा। अर्थात उसका कहने का अभिप्राय ये था कि इससे पहले तुम एक साधारण लड़की थी और अब तुम्हें इज्जत दी जाएगी, अब तुम्हारे लिए संसार ही और हो जाएगा, तुम्हें पूरा आदर मिलेगा। तुम्हारे माँ बाप को मैं नमन करता हूँ, तुम्हारे माँ बाप की मैं प्रशंसा करता हूँ। ये सब कहते हुए उनकी प्रशंसा की गई। ठीक है, उन्होंने लेखिका को कहा कि तुम्हारी इस उपलब्धि के लिए मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा, देश को तुम पर गर्व है, अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हें पहले से एकदम भिन्न मिलेगा। ये हमारा पाठ था, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। मेरी मीन्स बेचेंद्री पाल की, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ठीक है जी, हाँ। अब इसको ए भी लिख सकते हैं, वैसे आपके पाठ में लिखा हुआ एवरेस्ट, आपके पाठ में है एवरेस्ट, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, दिस इज ए और वैसे बनता है ए, एवरेस्ट मेरी, क्योंकि दिस इज एन इंग्लिश वर्ड, वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो एंड, ठीक है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। दिस वॉज द होल लेसन। होपफुली आप सबको समझ आया होगा और आप इसे अच्छे ढंग से अब कर भी पाएंगे।